हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी चर्चा का विषय है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। आपने स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं के बारे में जाना। सभी विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वहां का प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, यानी स्विट्जरलैंड का संविधान स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की स्थापना करता है। ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस रूप में क्रियाशील है स्विट्जरलैंड में और क्यों वो सफल है, उसमें कुछ अवगुण भी हैं, ये सब जानने से पहले आपको ये जान लेना होगा कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आखिर है क्या। और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को जानने से पहले प्रजातंत्र को जान लेना जरूरी होगा। हालांकि आधुनिक युग की बहुत लोकप्रिय शासन व्यवस्था है प्रजातंत्र, और प्रजातंत्र केवल एक शासन व्यवस्था ही नहीं बल्कि एक समाज व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का एक रूप है, और इन सबसे आगे बढ़कर जनतंत्र जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण भी है। लेकिन यहां पर हम अपने चर्चा को केंद्रित रखेंगे एक शासन व्यवस्था के रूप में प्रजातंत्र पर। तो प्रजातंत्र एक आधुनिक शासन व्यवस्था है, आप जानते हैं, और ये आधुनिक शासन व्यवस्था अस्तित्व में आई आधुनिक युग में यूरोप में जो पुनर्जागरण और पुनर्सुधार आंदोलन हुआ उसके बाद। ब्रिटेन में आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत मानी जाती है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के साथ, जिसमें नारा दिया गया नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी हुई जिसने भी जनतंत्र के विकास में बहुत योगदान दिया। अमेरिकन क्रांति हुई, उसके माध्यम से भी जनता के अधिकारों को सामने लाया गया। सब मिलाकर जो प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था है वो राजतंत्र और कुलीन तंत्रीय व्यवस्था में शासकों का जो निरंकुश आचरण देखने को मिलता था, या कुलीन तंत्र में विशेष रूप से हम ये देखते थे कि एक वर्ग विशेष के हितों के लिए शासन कार्य संपन्न किया जा रहा है, शासकीय नीतियों का निर्माण किया जा रहा है। तो इस वर्चस्व को तोड़ने के लिए और आम जनता के महत्व को स्थापित करने के लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अस्तित्व में आई। लोकतंत्र का सार ये है कि जनता महत्वपूर्ण है, जनता के अधिकार महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है, व्यक्ति की क्षमता महत्वपूर्ण है, जैसा कि पुनर्जागरण आंदोलन में कहा गया। इस लोकतंत्रीय शासन को जनता का शासन कहा जाता है। ये जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, जैसा कि अब्राहम लिंकन के द्वारा इसे परिभाषित किया गया। तो ये जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है जिसको अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं, ये डेमोक्रेसी लैटिन शब्दों डेमोस और क्रेटोस से मिलकर बनी है, जिसका मतलब होता है डेमोस मतलब जनता और क्रेटोस मतलब शासन, यानी जनता का शासन, जनता द्वारा शासन लोकतांत्रिक शासन है। और ये वजूद में आया राजतंत्र और कुलीन तंत्र के विरोध में। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को हम ऐसी शासन व्यवस्था के रूप में देखते हैं जिसका अब तक कोई विकल्प, अच्छा विकल्प नहीं ढूंढा जा सका है। राजतंत्र और कुलीन तंत्र के अगेंस्ट में लोकतंत्र अस्तित्व में आया, लेकिन लोकतंत्र से अच्छी शासन व्यवस्था अब तक
विकल्प के रूप में प्रस्तुत नहीं की जा सकी है। तो ये जो लोकतंत्र है, आधुनिक शासन प्रणाली के रूप में जिसे हम देखते हैं, वो लोकतंत्र समय के साथ कई रूपों में विकसित हुआ है। समय के साथ साथ लोकतंत्र के भी कई रूप सामने आए हैं, जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, संघात्मक लोकतंत्र, एकात्मक लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, संवैधानिक लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्र, समाजवादी लोकतंत्र, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, विमर्शात्मक लोकतंत्र आदि। इतने सारे रूप हैं लोकतंत्र के, आधुनिक लोकतंत्र के। इन सभी रूपों पर अलग अलग चर्चा कभी होगी। आज हमारी चर्चा केंद्रित है प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर। हालांकि आपको ये भी बता दूं साथ में कि 2009 में राजवैज्ञानिक जॉन कीन ने एक पुस्तक प्रकाशित की, लाइफ एंड डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। इस पुस्तक में उन्होंने प्रजातंत्र के एक नए रूप का विश्लेषण किया, जिसे वो निरीक्षणात्मक लोकतंत्र कहते हैं, मॉनिटरिंग डेमोक्रेसी कहते हैं। मॉनिटरिंग डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मानते हैं कि आज हम प्रजातंत्र के उस रूप को देखते हैं जिसमें सरकार के कार्यों पर प्राइवेट एजेंसीज की और साथ में पब्लिक एजेंसीज की, यानी लोक संस्थानों की और प्राइवेट संस्थानों की नजर रहती है कि सरकार क्या कार्य कर रही है, कैसे कार्य कर रही है, किसके लिए कार्य कर रही है। तो निरंतर निगरानी की स्थिति में रहती है आज की लोकतांत्रिक सरकार। इसीलिए कीन ने इसे मॉनिटरिंग डेमोक्रेसी कहा। ये सभी जो लोकतंत्र के रूप हैं, आपको संक्षेप में अगर बताऊं तो संघात्मक लोकतंत्र आप देख चुके हैं। शासन शक्तियों के विभाजन की दृष्टि से लोकतंत्र दो तरह का है, संघात्मक लोकतंत्र और एकात्मक लोकतंत्र। संघात्मक लोकतंत्र में शासन शक्तियों का बंटवारा दो समानांतर सरकारों के मध्य किया जाता है, एक राष्ट्रीय सरकार और दूसरी उस संघ का निर्माण करने वाली इकाइयों की सरकारें। ये शक्ति विभाजन संविधान की तरफ से होता है और संविधान के प्रावधानों की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को दिया जाता है। एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायपालिका ही शक्ति विभाजन को लेकर दो सरकारों के मध्य उठने वाले विवादों का समाधान करती है। जैसा कि आपने देखा, अमेरिकी संघ या भारतीय संघ, तो हमारे देश में शक्ति विभाजन की दृष्टि से कैसा लोकतंत्र है? संघात्मक लोकतंत्र है, जिसकी शुरुआत दुनिया में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। इसके विपरीत है एकात्मक लोकतंत्र, जहां पर शासन शक्तियों का केंद्रीकरण होता है एक ही सरकार के पास, यानी दो समानांतर सरकारें ना होकर या कई सरकारें ना होकर एक ही राष्ट्रीय सरकार होती है और उसी के द्वारा पूरे देश के लिए नीतियों का निर्धारण और उनका क्रियान्वयन किया जाता है। जैसे ग्रेट ब्रिटेन एक एकात्मक लोकतांत्रिक देश है, जहां पर एक ही सरकार है, राष्ट्रीय सरकार। वहां अमेरिका की तरह संघ नहीं है, भारत की तरह संघ नहीं है। शासन के जो तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनके आपसी संबंधों की दृष्टि से भी लोकतंत्र दो तरह का पाया जाता है। एक को हम कहते हैं संसदीय लोकतंत्र और दूसरे को अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र में शासन के जो तीन अंग होते हैं, खासतौर से विधायिका और कार्यपालिका, उनके मध्य आपस में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। दोनों अपने वजूद के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे
ब्रिटेन का जो लोकतंत्र है वो संसदीय लोकतंत्र है। हमारे देश में भी संसदीय लोकतंत्र अपनाया गया है, जिसको मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था भी कहा जाता है, जिसमें जो सरकार होती है, जो मंत्रिमंडल होता है, वो जन प्रतिनिधियों की संस्था यानी संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। अपने कार्यकाल के लिए संसद के विश्वास पर निर्भर करता है। ये संसदीय लोकतंत्र की खासियत होती है। इसके जस्ट अपोजिट है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, जो संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश में पाया जाता है, जहां पर शासन के तीनों अंग एक दूसरे से संबंधित नहीं होते, बल्कि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करते हैं। सभी के कार्यकाल संविधान के द्वारा निश्चित कर दिए जाते हैं और तीनों अंग उस निश्चित कार्यकाल को पूरा करते हैं सामान्य रूप से। कोई अंग दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता, यानी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। इसके अलावा संवैधानिक लोकतंत्र भी लोकतंत्र का एक रूप है। संवैधानिक लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि संविधान के द्वारा शासन व्यवस्था के गठन और उसके संचालन संबंधी कुछ आधारभूत नियम निर्धारित कर दिए जाते हैं और उस देश में जनतांत्रिक सरकार का गठन उन्हीं संवैधानिक नियमों के दायरे में रहकर किया जाता है। जैसे हमारा देश एक संवैधानिक लोकतंत्र है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सरकारें गठित होती हैं, लोकतांत्रिक सरकारें, वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार होती हैं। निर्वाचन के आधार पर उनका गठन होता है। जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है और निर्वाचन की व्यवस्था जिस भी संस्था के द्वारा की जाती है, उन सब का उल्लेख संविधान में किया गया है और संविधान के द्वारा ही उनको उनके अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये है संवैधानिक लोकतंत्र। विचारधारा की दृष्टि से लोकतंत्र उदारवादी हो सकता है या समाजवादी हो सकता है। उदारवादी लोकतंत्र ज्यादातर पश्चिमी यूरोप के देशों में देखने को मिलता है, जहां पर उदारवाद के सिद्धांतों के आधार पर स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, इन सिद्धांतों के आधार पर लोकतांत्रिक सरकारों का गठन होता है और उनका संचालन होता है। मार्क्सवादी विचारों पर आधारित जो लोकतंत्र है उसको समाजवादी लोकतंत्र कहते हैं, जिस लोकतंत्र में स्वतंत्रता से ज्यादा समानता पर बल दिया जाता है। ये समाजवादी लोकतंत्र भी कई रूपों में देखने को मिलता है। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र यानी जो लोकतंत्र निश्चित प्रक्रियाओं के आधार पर कार्य करता है। संविधान द्वारा सरकार के गठन संबंधी, नागरिकों की सहभागिता संबंधी जो प्रक्रियाएं निर्धारित कर दी गई हैं, उन प्रक्रियाओं के अनुसार संचालित होता है प्रक्रियात्मक लोकतंत्र। विमर्शात्मक लोकतंत्र भी लोकतंत्र का एक नया रूप है, जिसके अंतर्गत जो निर्णय लिए जाते हैं वो आपसी विचार विमर्श के माध्यम से लिए जाते हैं। शासकों और जनता के मध्य नाना तरीकों से विचार विमर्श आयोजित किए जाते हैं, विभिन्न संचार माध्यमों से या आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के युग में इंटरनेट के माध्यम से, विभिन्न वेबसाइट्स के माध्यम से आप देखते हैं कि तमाम नीतियों पर सजेशन मांगे जाते हैं, लोगों के विचार मांगे जाते हैं सरकार के द्वारा, सरकारी अधिकारियों के द्वारा। इसके लिए हर विभाग की वेबसाइट बना दी गई है। उस वेबसाइट के माध्यम से ही जनता अपने विचारों को सरकार तक पहुंचाती है, सुझावों को सरकार तक पहुंचाती है और सरकार के द्वारा जो नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं उनका प्रकाशन भी इन वेबसाइट्स के माध्यम से किया जाता है। तो नाना तरीकों से
जनता के साथ विचार विमर्श करके जब नीतियां तय की जाती हैं, नीतियों को लागू किया जाता है, तो ये विमर्शात्मक लोकतंत्र की श्रेणी में आता है, ये प्रक्रिया। तो नाना तरह के लोकतंत्र के रूप हमें आधुनिक युग में देखने को मिलते हैं। जितने भी रूप हैं लोकतंत्र के, उन सब में हम ये देखते हैं कि ये सभी लोकतंत्र कुछ सिद्धांतों पर आधारित हैं। कौन से सिद्धांत? सबसे पहले लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है, वो व्यक्ति के वजूद में और उसकी क्षमता में विश्वास रखती है। वो क्या मानती है कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान समाज में व्यक्ति का है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का है, व्यक्ति के अधिकारों का है, और व्यक्ति में इतनी क्षमता है कि वो अपने समाज को, मानवता को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकता है। जो कुछ भी हम इस दुनिया में देखते हैं, इस समाज में देखते हैं, इस भौतिक जगत में देखते हैं, वो सब मनुष्य द्वारा निर्मित है, मनुष्य के विवेक पर आधारित है, मनुष्य की बुद्धि पर आधारित है। तो मनुष्य की तर्क शक्ति, उसकी विवेक क्षमता में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का बहुत ज्यादा विश्वास है, और ये इस विश्वास पर भी आधारित है कि दिनों दिन प्रगति करना या विकास करना मानवता के लिए बहुत स्वाभाविक दशा है। ये नेचुरल है कि मानवीय समाज उत्तरोत्तर प्रगति की दिशा में बढ़े, विकास की दिशा में बढ़े। और साथ ही लोकतंत्र राजनीति को समझौते की एक कला के रूप में देखता है। विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए कई बार ऐसी दशाएं आती हैं कि विभिन्न मानवीय समुदायों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, अपने हितों को लेकर, सामुदायिक हितों को लेकर, व्यक्तिगत हितों को लेकर। तो इस संघर्ष का समायोजन किसके द्वारा किया जाता है? राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था समझौते की प्रक्रिया को अपनाकर समाज में शांति और सुव्यवस्था के वातावरण के साथ साथ मानवता को विकास के पथ पर ले जाने में सहायता पहुंचाती है, केंद्रीय भूमिका निभाती है। तीसरे, लोकतंत्र इस विश्वास पर भी आधारित है कि समाज महत्वपूर्ण है, व्यक्ति के साथ साथ समाज भी महत्वपूर्ण है। खासतौर से जो उदारवादी लोकतंत्र हैं, उसमें समाज के वजूद पर जोर दिया जा रहा है। समाजवादी लोकतंत्र में भी समाज को केंद्रीय स्थान प्रदान किया जाता है, और ये माना जाता है कि समाज में आपस में सहयोग की प्रवृत्ति होती है, और इस सहयोग के आधार पर ही सुव्यवस्था को कायम रखा जाता है, मानवता को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया जाता है। और चौथे, लोकतंत्र इस विश्वास पर भी आधारित है, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये भी है कि जो राजनीतिक शक्ति है, राजनीतिक शक्ति यानी निर्णय लेने की शक्ति, जिसे सत्ता के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, इस सत्ता में सबकी भागीदारी होनी चाहिए, आम जनता की भागीदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे समाज के लिए निर्णय केवल कुछ लोगों के द्वारा ही लिए जाएं या एक व्यक्ति के द्वारा लिया जाए, बल्कि उस निर्णय प्रक्रिया में सभी को भागीदार बनाया जाना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र इस बात में विश्वास रखता है कि सत्ता का केंद्रीकरण लोक कल्याण को बाधित करता है। जितना ज्यादा राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण होगा, निर्णय लेने के केंद्र जितने कम होंगे, उतना ज्यादा शासन के निरंकुश बनने की संभावना होगी। मनमाने ढंग से कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित होगी शासन के अंदर,
और निरंकुशता की स्थिति में जन कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं होगा। तो इसलिए सत्ता के केंद्रीकरण को लोकतंत्र हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है। बहुत फेमस कोटेशन है कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्णतः भ्रष्ट करती है। इसलिए लोकतंत्र सत्ता के केंद्रीकरण में संदेह व्यक्त करता है और जितना संभव हो सके राजनीतिक शक्ति के विभाजन में उसकी व्यापक जन भागीदारी में विश्वास रखता है। यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहभागी बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का सुझाव लिया जाए कि जो निर्णय लिए जाएं वो लोक कल्याणकारी हो, जनहितकारी हो। तो जितने भी लोकतंत्र के रूप हमें देखने को मिलते हैं वो सभी इन सिद्धांतों पर, आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। अब देखना है कि इन विभिन्न रूपों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र का जो प्रारंभिक रूप है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सीधा सा मतलब होता है कि शासन संबंधी निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में आम नागरिकों को सीधे तौर पर भागीदार बनाया जाए। शासन के द्वारा जो नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं वो कुछ शासकों के द्वारा न लिए जाकर वो सारे निर्णय आम जनता के द्वारा लिए जाएं। खासतौर से जो महत्वपूर्ण निर्णय है उसमें आम जनता को सीधे तौर पर भागीदार बनाया जाए, सीधे तौर पर उसका मत जाना जाए, उसकी राय जानी जाए। यहाँ पर आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि जनता शासन संबंधी हर छोटे बड़े कार्य में सीधे भागीदार बने, बल्कि क्या जरूरी है कि विभिन्न साधनों के माध्यम से शासन संबंधी जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं, जो राष्ट्र का भाग्य तय कर रहे हैं, समाज का भाग्य तय कर रहे हैं, लोगों को दिशा दिखा रहे हैं, लोगों के जीवन का निर्णय कर रहे हैं, उन निर्णयों में जनता का सुझाव लिया जाए, सीधे तौर पर भागीदार बनाया जाए, उसे उसके सुझावों को महत्व दिया जाए। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सार है। और यही कारण है कि आज हम जिन देशों में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखते हैं वहां ऐसा नहीं है कि कानून बनाने वाली संस्थाएं नहीं है, प्रतिनिधि संस्थाएं नहीं है, विधानमंडलों का अस्तित्व नहीं है, कार्यपालिका नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे स्विट्जरलैंड को ही अगर आप लें कि वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया गया है, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाने का मतलब ये नहीं है वहां पर विधानमंडल नहीं है। वहां भी विधानमंडल है जो कानून निर्माण का कार्य करता है, वहां भी कार्यपालिका है, संघीय परिषद, जो विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करने का कार्य करती है और पूरे देश में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी उसकी है। वहां भी ये संस्थाएं हैं जो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में देखने को मिलती हैं। फर्क सिर्फ ये है कि वहां जो संस्थाएं हैं। मैम आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी बेटे। तो स्विट्जरलैंड में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया गया है वो इस अर्थ में प्रत्यक्ष है कि जो विधायिका है, जो विधानमंडल है या जो कार्यपालिका है, वो अपना कार्य संपन्न करते समय यानी कानून बनाते समय और कानूनों को क्रियान्वित करते समय जनता की राय का, जनता के निर्णय का बहुत ज्यादा संज्ञान लेती है। जनता को नाना तरीकों से अधिकार दिया गया है
कि विधायिका ने जो कानून बनाया है उस कानून पर वो अपनी राय व्यक्त कर सकें, अपनी मत दे सकें। इससे पहले कि हम ये देखें, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस तरह से क्रियाशील है, कौन से साधन अपनाए गए हैं वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्रियान्वित करने के लिए, हम ये जान लेते हैं कि आखिर आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों अनुभव की जाती है। आधुनिक युग जिसको हम कहते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का युग है, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का युग है, जिसमें जनता स्वयं शासन कार्य में भाग न लेकर अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, प्रतिनिधियों में विश्वास व्यक्त करती है, एक निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से अपने वोटिंग राइट का प्रयोग करके प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि उसकी तरफ से उसकी आकांक्षाओं और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए शासन कार्य संपन्न करते हैं। तो इस प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र के युग में भी स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों अपनाया गया है, या यहां पर यह भी बता दूं मैं आपको कि केवल स्विट्जरलैंड ही नहीं बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों में, खासतौर से यूरोपीय देशों में और लैटिन अमेरिकी देशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी नगरीय प्रशासन के अंतर्गत प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों को अपनाया जा रहा है। तो क्यों अपनाया जा रहा है, इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तरफ रुझान इसलिए बढ़ रहा है स्विट्जरलैंड में के साथ साथ यूरोपीय देशों में, लैटिन अमेरिकी देशों में इस तरफ रुझान इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि हैं, इन जनप्रतिनिधियों में जवाबदेही की कमी देखी जा रही है। सैद्धांतिक रूप में तो इन जनप्रतिनिधियों को जनता की इच्छाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। लेकिन व्यवहार में हम क्या देख रहे हैं कि ये जनप्रतिनिधि केवल चुनावों के दौर में ही जनता से संपर्क साध रहे हैं, जनता की आवश्यकताओं को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और वोट प्राप्त कर लेने के बाद, चुनाव जीत लेने के बाद जनता से उनका संपर्क टूट जाता है। वो जनता से किए गए वादों को भूल जाते हैं और अपने हित की साधना में लग जाते हैं। राजनीति को वो स्वहित के साधन के रूप में प्रयोग में लाने लगते हैं, अपने पद और परिस्थिति के प्रति गंभीर नहीं होते, जवाबदेह नहीं होते। तो ये जो अनुत्तरदायित्व का भाव कि जनता ने उन्हें जिस विश्वास के साथ सत्ता सौंपी है, निर्वाचित किया है, हमें उस विश्वास को कायम रखना चाहिए, ये जवाबदेही, ये भावना जनप्रतिनिधियों में कम होती जा रही है। और इसीलिए इस कमी को, जवाबदेही की कमी को देखते हुए ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सुझाव दिया जाता है, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तरफ विभिन्न देश आकर्षित हो रहे हैं आधुनिक युग में भी। अगर जनप्रतिनिधियों में जवाबदेही होती तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन चूंकि ये जवाबदेही दिनों दिन कम होती जा रही है, इसीलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों को अपनाकर इस कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी वजह यह है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों होना चाहिए, क्यों जनता को सीधे तौर पर शासन संबंधी निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनना चाहिए। इसकी जरूरत इसलिए भी है क्योंकि जितने ज्यादा लोग निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सहभागी होंगे, सम्मिलित होंगे, ऐसा माना जाता है कि निर्णय उतना ही उपयोगी होगा, उतना ही नए विचारों पर आधारित होगा।
कहते हैं ना, मुंडे मुंडे मति भिन्ना, जितने भी लोग हैं उतने सबके विचार हो सकते हैं, और उन विचारों में कुछ ऐसे विचार भी हो सकते हैं जो पूरे समाज के लिए कल्याणकारी हो, जो नए हो, नई परिस्थितियों के अनुरूप हो। तो ऐसी नई परिस्थितियों के अनुरूप नए विचारों को जब निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा तो वो निर्णय निसंदेह ज्यादा प्रगतिशील होगा, ज्यादा जन कल्याणकारी नीतियों का निर्माण उन निर्णयों के आधार पर किया जा सकेगा। तो ये भी सोच है, ये भी कारण है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के पीछे, उसके विकास के पीछे। तीसरी आवश्यकता अनुभव की गई प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, तीसरा कारण था उसके लिए जो उत्तरदायी था कि शासकों पर निरंतर जन नियंत्रण बनाए रखा जाए। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में जनता का शासकों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है चुनाव समाप्त होने के साथ ही, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी जनता की तरफ मुखातिब नहीं होते। उन्हें लगता है कि अब तो 4-5 वर्ष के लिए वो निश्चिंत हो गए, अब जब 5वें वर्ष जनता से वोट लेना होगा तब वो जनता से संपर्क स्थापित करेंगे। तो इस 4-5 वर्ष की अवधि में कई बार ये देखा जाता है कि शासक मनमानी तरीके से कार्य करने लगते हैं, उन्हें जनता की परवाह नहीं होती, जनहित की परवाह नहीं होती। दूसरी तरफ जो जनता है वो भी अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करती है कि हमने तो बहुत सोच विचार कर अपने प्रतिनिधि को चुना था कि वो हमारी इच्छा को रिप्रेजेंट करेगा, हमारी इच्छा और आवश्यकता को ध्यान में रखकर शासन कार्य संपन्न करेगा, लेकिन वोट ले लेने के बाद तो वो हमारी तरफ मुड़कर देख भी नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में जनतंत्रीय शासन, जिसका मूल मंत्र है जनता के लिए शासन, जनता द्वारा शासन, ये समाप्त हो जाता है। और इस गैप को भरने के लिए ही, यानी जनप्रतिनिधियों पर, शासकों पर निरंतर जनता की निगाह बनाए रखने के लिए, उनका नियंत्रण बनाए रखने के लिए भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की आवश्यकता अनुभव की जाती है। अगर हर कदम पर, हर महत्वपूर्ण निर्णय में जनता की राय को शामिल किया जाएगा तो जनप्रतिनिधि भी सजग रहेंगे, शासक सजग रहेंगे कि अगर उन्होंने मनमाने ढंग से कानून बना दिया तो जनता उस पर ऑब्जेक्शन कर सकती है, उस पर जनमत संग्रह की डिमांड कर सकती है, रेफरेंडम की डिमांड कर सकती है, खुद भी जनता किसी कानून की पहल कर सकती है, जैसा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय व्यवस्था में होता है। तो इन माध्यमों से शासकों पर एक तरह का नियंत्रण बना रहता है। तो जन नियंत्रण को कायम रखने के लिए भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों को जरूरी समझा जाता है, आधुनिक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के युग में भी। चौथे, आजकल प्रत्यक्ष लोकतंत्र को इसलिए भी जरूरी समझा जा रहा है कि हम देख रहे हैं कि विभिन्न राष्ट्रों में समाज के विभिन्न वर्गों में शक्ति संघर्ष डेवलप हो रहा है। हर ग्रुप, समाज का हर वर्ग, चाहे वो भाषा समूह हो, क्षेत्रीय समूह हो, सांस्कृतिक समूह हो, जातिगत समूह हो, प्रजातीय समूह हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, सभी क्या चाहते हैं कि शासन व्यवस्था में उन्हें भागीदारी मिले, शासन की जो शक्ति है वो उनके हाथों में भी आए। तो शक्ति को लेकर इन विभिन्न वर्गों के मध्य खींचतान चलती रहती है, संघर्ष चलता रहता है। इस संघर्ष को समायोजित करने की दृष्टि से भी यह आवश्यक समझा जाता है कि ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएं उसमें पूरी जनता की राय जान ली जाए, तो इन संघर्षों से बचा जा सकता है। विभिन्न वर्गों को यह सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि
शासकों ने कानून बनाते समय, निर्णय लेते समय उनकी राय को भी जाना। जैसे आप आजकल देख रहे हैं भारत में क्या चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसानों का संघर्ष चल रहा है कि केंद्र सरकार ने जो कृषि नीतियां बनाई है वो कृषि नीतियां किसानों के अनुकूल नहीं है, उनके हितों के अनुकूल नहीं है, इसलिए सरकार उन कानूनों को वापस ले। तो इस तरह के कृषक संघर्ष से बचा जा सकता है अगर किसानों संबंधी नीतियों का निर्माण करते समय सरकार इस वर्ग के समूहों को भी निर्णय प्रक्रिया में शामिल करे। तो ये जो शक्ति संघर्ष विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य देखने को मिल रहा है शक्ति को लेकर, उस संघर्ष से बचा जा सकता है, क्योंकि संघर्ष की स्थिति में कोई भी विकास का कार्य संभव नहीं होता। आप देख रहे हैं कि किसानों ने किस तरह से रास्ते को रोक लिया, पूरे भारत बंद का आह्वान किया, तो सारी गतिविधियां, विकास संबंधी गतिविधियां ठप पड़ जाती हैं संघर्ष की स्थिति में। तो इस संघर्ष को अगर समायोजित करना है तो प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय व्यवस्था को प्रोत्साहित करना होगा, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र इन संघर्षों के समायोजन के लिए आवश्यक बन जाता है, वो उसमें सहायक हो जाता है। तो ये भी एक कारण है, एक आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप प्रत्यक्ष लोकतंत्र को आज दुनिया के विभिन्न देशों में प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसे अपनाने की कोशिश की जा रही है। लास्टली, सर्वसत्तावादी शासन से प्रजातांत्रिक शासन की तरफ जो परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपने देखा कि दुनिया ने जर्मनी और इटली के अधिनायकवादी शासन का खामियाजा भुगता 2 भयंकर विनाशकारी महायुद्धों के रूप में।